हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ हो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडिया रैंक सेकंड इन शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र। ठीक है। और यहाँ पर कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इंडिया है यहाँ पर सेकंड रैंक किया है। पहला नंबर जो है ये टर्की का है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड रैंकिंग जो है ये किस में है। ये है सरप्लस में, सरप्लस ट्रांसफ़र टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सरप्लस जो है यानी प्रॉफिट जो है किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। The Reserve Bank of India was second in terms of reserve transfer to the government as a percentage of 0.444% of gross domestic product for the fiscal year 2020-21। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आम भाषा में तो यहाँ पर जो परसेंटेज है 0.44% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडिया का जो जीडीपी इस बार आया है 135 लाख करोड़, उसका ये 0.44% है। क्या है 0.44%? ये सरप्लस जो रिजर्व बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। ठीक है। अब यहाँ पर लोगों का ये सवाल उठता है कि ये जो सरप्लस जो ये आरबीआई जो जनरेट करते हैं, ये सरप्लस जनरेट आखिर करते कैसे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो टर्की का नंबर है रैंकिंग, ये नंबर 1 है। सेकंड रैंकिंग जो है ये इंडिया का है। आरबीआई से ट्रांसफर्ड ₹99,122 करोड़ सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर FY21 विच इज 23% हायर देन द ₹0.44% ऑफ जीडीपी। अब आप यहाँ पर आसान भाषा में समझो तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि आरबीआई जो है पिछले साल के मुकाबले 73% हायर सरप्लस जनरेट किया है। पिछले साल अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट कितना, ये सरप्लस आरबीआई ने जनरेट किया था 57,128 करोड़, और इस साल कितना किया 99,122 करोड़। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है 0.44% है जीडीपी का, और इंडिया ने जीडीपी इस बार लाया है रियल जीडीपी के रूप में अगर देखें तो 135 लाख करोड़। राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टर्की कंस्टिट्यूट 0.5% ऑफ जीडीपी। तो मैंने आपको बता दिया कि टर्की का नंबर 1 है रैंकिंग में, और सेकंड नंबर है इंडिया का। जहाँ तक देखा जाए तो ये इंडिया ने 0.44% जीडीपी का ग्रोथ किया सरप्लस में। ठीक है। यहाँ पर 0.44% ऑफ जीडीपी जनरेट किया सरप्लस का, और यहाँ पर टर्की ने 0.5% ऑफ जीडीपी जनरेट किया सरप्लस। और ये सरप्लस जो है जनरेट होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, और ये सरप्लस जो है जनरेट होने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक डायग्राम के रूप में। तो यहाँ पर डायग्राम जो बतलाया गया है आप देखोगे नंबर 1 तो जैसा कि मैंने उसी समय बोला ये टर्की का है रैंकिंग में, किसमें, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस में, और किसको दिया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेकंड रैंकिंग है इंडिया का, थर्ड रैंकिंग किसका है, मलेशिया का, फोर्थ रैंकिंग किसका है, स्वीडन का, फिफ्थ रैंकिंग किसका है, केनिया का। ये रिपोर्ट मैं 2021 का बतला रहा हूँ। और वैसे जैसे आप देखोगे पिछले साल के हिसाब से सिंगापुर रैंकिंग 1 में था। तो इसका जो सेंट्रल बैंक है ये रैंकिंग में नंबर 1 लाया था पिछले साल में। किस चीज़ों में, सरप्लस जनरेट करने में। रसिया ने सेकंड रैंकिंग लाया था, तीसरा टर्की जो कि अभी फर्स्ट पे है, चौथा इंडिया जो कि अभी सेकंड पे है, और पांचवा यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अब देखो उस समय मैंने जो बात किया तो 135 लाख करोड़ जो आपको बोला था ये जीडीपी इंडिया ने लाया था इस बार। ठीक है। तो जैसा देखा जाए तो एक तरह से इंडिया ने जो जीडीपी जनरेट किया इस बार वो 7% का जनरेट किया, लेकिन ये डिक्लाइन के रूप में, ग्रोथ के रूप में नहीं। तो एक तरह से जीडीपी जो है इस बार इंडिया का ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है।
तो एक तरह से इंडिया अभी घाटे में चल रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, लास्ट ईयर द आरबीआई ट्रांसफर्ड ओनली 44% ऑफ इट्स सरप्लस रुपीज 57,122 करोड़। तो जैसा कि उस समय मैंने आपको बताया कि इस बार जो है सरप्लस जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, और जहाँ तक देखा जाए तो लास्ट ईयर जो इंडिया ने सरप्लस प्रोड्यूस किया था वो 57,128 करोड़, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, और कितना था 44%, और इस साल जो है 73% जनरेट किया है। नेक्स्ट, इन 2019 आरबीआई ट्रांसफर रुपीज 1,23,414 करोड़ सरप्लस टू दी गवर्नमेंट। अगर जहां तक 2019 की हम बात करें तो एक तरह से आरबीआई ने 1,23,414 करोड़ सरप्लस ट्रांसफर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस साल जो है 99,000 समथिंग करोड़ सरप्लस ट्रांसफर किया। अब पिछले साल अगर आप देखोगे, कहने का मतलब ये 2020 का रिपोर्ट में, तो ये 57,128 करोड़ है। बेसिकली द नोटिस वाज रिलीज फ्रॉम आरबीआई एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिव्यू इकोनॉमिक कंडीशन, ग्लोबल कंडीशन एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस एट द 589th मीटिंग। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 589 बैठक थी। और ये जो आरबीआई एक तरह से देखा जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है क्या दर्शाता है, ये इस बैठक में इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है, ग्लोबल कंडीशन को दर्शाता है और डोमेस्टिक चैलेंजेस को। तो ये जो सरप्लस प्रोड्यूस करता है आरबीआई, राइट, जो सरप्लस आरबीआई प्रोड्यूस करता है, तो ये जो सरप्लस का जो पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है, एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन पर ध्यान देती है, ग्लोबल कंडीशन पर, ठीक है, और डोमेस्टिक चैलेंजेस पर। मतलब एक तरह से देश में किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, और जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है एग्जाम्पल के रूप में, तो पैंडेमिक में एक तरह से जितना लॉस है तो उस पैसे से इस लॉस को मिटाया जा सकता है। और भी तरह तरह के लॉसेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेस किया। अब जैसे देखा जाए तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना एपिडेमिक वाज आल्सो डिस्कस एट हिज मीटिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है महामारी जो चल रही है वाज आल्सो डिस्कस एट दिस मीटिंग। तो इस मीटिंग में इसके बारे में चर्चा हुई थी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं आरबीआई के, और ये 589वां मीटिंग था। द बोर्ड हैज अप्रूव्ड द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। द आरबीआई हैज अर्न गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आप एक वीडियो देखना मेरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि फॉरेन से रिजर्व का पैसा आता है, वो जब किसी भी कमोडिटीज़ को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन में, और उससे जो इनकम रिजर्व के रूप में एक तरह से आता है, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। वो वीडियो आप देखना, बहुत अच्छा से उसमें डिटेल में बतलाया गया, ठीक है। तो आप देख लो, आरबीआई का जो सरप्लस आता है वो बहुत तरीके से आता है, तो फॉरेन करेंसी से आता है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, आप पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले थे, व्हाट इज आरबीआई सरप्लस। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आरबीआई का जो सरप्लस होता है आखिर क्या होता है। तो देखो, दिस इज द अमाउंट विच आरबीआई ट्रांसफर टू दी गवर्नमेंट। यही वो अमाउंट है जो आरबीआई ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट को। द लार्जेस्ट अमाउंट इन द आरबीआई स्पेंडिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2018 वाज रुपीज 14,200 करोड़। तो जैसा कि अगर देखा जाए 2017 से लेकर 18 तक 14,200 करोड़ रुपया जो है एक तरह से कॉन्टिंजेंसी फंड में रखा गया था। अब ऐसा सवाल उठता है, बहुत लोग पूछते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड आखिर क्या होता है सर। तो आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि रिजर्व बैंक जो भी सरप्लस प्रोड्यूस करती है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है, और कुछ जो पैसा है वो अपने पास रखती है, और कुछ जो पैसा है वो कॉन्टिंजेंसी फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। तो कॉन्टिंजेंसी फंड में ट्रांसफ़र करने का मकसद क्या है? कॉन्टिंजेंसी फंड में ट्रांसफ़र करने का मकसद ये है कि मान लीजिए कि आरबीआई फ्यूचर में अगर कोई भी एक तरह से लॉसेस को फेस करता है, मान लीजिए कि ज़्यादा आरबीआई का खर्च हो जाता हो, या फिर ज़्यादा नुकसान हो गया हो, या फिर करेंसी का डिवैल्यूएशन
के कारण एक तरह से नुकसान हो गया हो, ठीक है। तो वही जो कंटिजेंसी फंड में जो पैसा होता है उससे उस नुकसान को एक तरह से मेंटेन कर दिया जाता है। तो दैट इज भाई आरबीआई मेंटेन जनरेट कंटिजेंसी फंड। अब आपने समझ लिया। और जहाँ की यहाँ तक देखा जाए, एक बार बता देता हूँ, ये 14,200 करोड़ का ये खर्च आया था। कब आया था? 2017 से 18 में। कहाँ से आया था? कॉन्टेंजेंसी फंड से। तो आप यहाँ से मतलब एक और निकलता है कि कॉन्टेंजेंसी फंड से जितना ज़्यादा खर्च होगा, सरप्लस जो है उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है। वही बातें मैंने यहाँ लिखी है। द लार्जर द पार्ट ऑफ कॉन्टेंजेंसी फंड, द स्मॉलर द सरप्लस ट्रांसफर टू दी गवर्नमेंट। तो कॉन्टेंजेंसी फंड एक रिजर्व फंड है जिसमें आरबीआई जो है पैसे को रिजर्व करके रखती है ताकि फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी लॉसेस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो उसको मेंटेन किया जा सके। तो जितना ज़्यादा कॉन्टेंजेंसी फंड से एक्सपेंसेस होगा, जितना ज़्यादा लॉसेस को मेंटेन किया जाएगा, उतना ही कम सरप्लस का यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। और जितना कम सरप्लस प्रोड्यूस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से पैसे मिलना भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यही सवाल बहुत लोगों के मन में उठा कि वेयर डू दी आरबीआई सरप्लस कम फ्रॉम। आखिर आरबीआई का जो सरप्लस है आखिर कहाँ से आता है? तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे करी गई है, फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे पहले कहाँ से आती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये होता क्या है? इन दिस अ सेंट्रल बैंक परचेजेज और सेल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी इन द इकोनॉमी। तो एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल बैंक जो है एक तरह से परचेज और सेलिंग का काम करती है। और किस चीज़ का? बॉन्ड्स का। तो एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल बैंक जो है एक तरह से बॉन्ड को, सिक्योरिटी बॉन्ड को परचेज करती है और सेल भी करती है जिससे उनका मुनाफा हो। इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ताकि जो मनी का सप्लाई हो, ठीक है, वैल्यूएशन या फिर डीवैल्यूएशन, उसको एक तरह से मेंटेन रखा जाए। तो ये जो सरप्लस जनरेट करती है, पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन से। सेकंड, डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से वो डील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो तो सब समझ जाओगे। व्हेन डॉलर्स रेट इज चीप, जब डॉलर का एक तरह से करेंसी जो होता है या फिर आप कह सकते हो पैसा जो होता है, जब वो सस्ता होता है तो आरबीआई क्या करती है? वो खरीद लेती है। और व्हेन इट इज कॉस्टली दे सेल देम टू अर्न मोर प्रॉफिट। और जब ये महंगा हो जाती है डॉलर, तब आरबीआई वहाँ पे क्या करती है? उस डॉलर को बेच देती है जिससे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू जनरेट प्रॉफिट। दे बियर इंटरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट। अब एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोगों का क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को देती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी बैंकों को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें लोन चाहिए, ठीक है, ज़रूरत टाइम आने पर हर बैंकों को लोन चाहिए होता है। तो वो लोन कहाँ से लेती हैं? वो आरबीआई से ही लेते हैं। तो आरबीआई एक लोन के रूप में उन्हें पैसा दे देती है, लेकिन बदले में इंटरेस्ट का चार्ज भी लेती है जिससे कि उनका मुनाफा होता है। आप ये बात, एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप भी समझ रहे होंगे कि जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते होंगे तो वो आपको लोन फ्री में नहीं देते हैं, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तभी वो आपको उसके बदले में लोन देती है, राइट। सो आरबीआई जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम रेपो रेट इंटरेस्ट। तो ये आपने तीसरा जान लिया। नेक्स्ट, फ्रॉम गोल्ड रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई एक तरह से देखा जाए तो गोल्ड पर भी एक तरह से गोल्ड को रिजर्व करके रखती है और उस पर इन्वेस्ट भी करती है जिससे कि उनका एक तरह से प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट, फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये करंट अफेयर में, अभी ये करंट न्यूज में बहुत छाया हुआ है और मेरा एक इस पर वीडियो बना हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देखना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैं फिर से शॉर्ट में एक बार बोल देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिससे कि कोई भी डोमेस्टिक कंट्री हो, जब वो अपना प्रोडक्ट को सेल करती है, कहने का मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट करती है, और एक्सपोर्ट कहाँ करती है? वो अदर कंट्री में करती है। और एक्सपोर्ट करने के बाद जब वो सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को, उस सेल्स करने के बाद जो उनका इनकम आता है, तो वो उसका जो इनकम है वो डोमेस्टिक कंट्री में चला जाता है और उस इनकम को कौन रखता है? आरबीआई। तो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा इनकम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तभी बढ़ता है जब एक्सपोर्ट का सेलिंग बढ़ता है। एक्सपोर्ट का सेलिंग अगर कम होगा
तो एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम होगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, तो थैंक यू।